नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज का हमारा एमसीक्यू वीडियो है एपिडेमोलॉजिकल के ऊपर, जिसके कुछ एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनले। तो पूरा वीडियो देखें और सारे एमसीक्यू जो है उसको अच्छे से समझे, ऑप्शन को समझे और अपना थोड़ा सेंस यूज करते हुए उनका सही जवाब देने की कोशिश करें। होप सो आप लोगों का जो कंटिन्यूटी है वो डेफिनेटली जो है बहुत अच्छे ट्रैक पे है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हम इस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे कि आप जो है एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। The mode of transport of an infectious agent through the environment to a susceptible host is called। डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये। पूछा हुआ है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू द एनवायरमेंट टू ए ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट में, एनवायरमेंट से ससेप्टेबल होस्ट में किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? ऑप्शन है कैरियर, रिजर्वायर, व्हीकल और वेक्टर। चार ऑप्शन है यहाँ पे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का थ्रू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के थ्रू किसी ससेप्टेबल होस्ट में मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ए इन्फेक्शियस एजेंट क्या कहलाता है? कैरियर, रिजर्वायर, व्हीकल और वेक्टर। कई लोगों ने जवाब ठीक दिया है लेकिन कई लोगों का जवाब यहाँ पे गलत भी है। मैं क्लियर करूंगा अभी आपको कि क्या सही जवाब था और कौन सा आंसर होना चाहिए। फटाफट से अपने जवाब पुट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कई लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज व्हीकल। देखो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जब आ गया, ट्रांसपोर्ट तो आपको यहां से वर्ड पकड़ना है। ट्रांसपोर्ट किससे होता है? ट्रांसपोर्ट के साधन क्या होते हैं? व्हीकल कहलाते हैं, है ना। व्हीकल इस ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं। वो चाहे अपन नॉर्मली खुद को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा हो, तो ट्रांसपोर्ट का सीधा संबंध व्हीकल से है। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर व्हीकल ही बनेगा, है ना। इसके अलावा बाकी जो दिए हुए हैं, जैसे कैरियर है, तो कैरियर किसको कहते हैं? तो कैरियर जो है किसी भी पर्सन या एनिमल, जो कि कोई भी पर्सन या एनिमल जो कि ट्रांसमिट करता है एक बीमारी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, लेकिन खुद जो है वो उससे सफर नहीं करता है, तो वो कैरियर कहलाता है। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल किसी एक बीमारी को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसपोर्ट तो करता है लेकिन खुद जो है वो अफेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर। जो खुद अनअफेक्टेड रहता है वो कैरियर कहलाता है। सो द डेफिनेशन ऑफ कैरियर इज ए पर्सन और एनिमल दैट ट्रांसमिट ए डिजीज causing organism to other especially without suffering from it themselves, that is known as carrier। one option is reservoir। reservoir का क्या मतलब होता है? a population which is chronically infected with a causative agent of a disease and can act as a source of further infection। कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो किसी बीमारी से अफेक्ट हुई है और अफेक्ट होने के बाद में अब वो क्या बन गई है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गई है और अब वो कई लोगों को वो बीमारी देने के काबिल बन गई है। तो कैरियर तो अनअफेक्टेड था। रिजर्वायर वो होते हैं जो अफेक्ट होते हैं खुद तो और दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं, मतलब हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाले रिजर्वायर कहलाते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पे वेक्टर। वेक्टर जो होता है वो एक तरह का कैरियर एनिमल ही है, लेकिन ये बेसिकली कौन होते हैं? आर्थ्रोपोड्स होते हैं, है ना। आर्थ्रोपोड्स जैसे मॉस्किटो कैरी करता है मलेरिया, तो ये वेक्टर के अंदर आता है। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं वो वेक्टर के अंदर आएंगे। बाकी आर्थ्रोपोड्स वर्ड नहीं दिया हुआ तो सीधा ट्रांसपोर्ट दिया हुआ तो व्हीकल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज व्हीकल। An indirect mean of transmission may be anything other than। indirect mean of transmission पूछा है और other than पूछा है, that means कि question something like that except। तो इनडायरेक्ट मीड ऑफ ट्रांसमिशन का है एक को छोड़ के, तो कौन सा नहीं है? लिखा हुआ है पर्सन टू एनिमल, पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू एनिमल, है ना। तो इनडायरेक्ट मीन क्या होता है? यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन्फेक्शियस एजेंट इज ट्रांसफर टू ए पर्सन बाय ए फॉर्माइट्स और वेक्टर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इसको इनडायरेक्ट मीन ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। दो तरीके होते हैं किसी भी बीमारी के ट्रांसमिट होने के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरीके होते हैं। तो
तो इनडायरेक्ट तरीका क्या होता है? इनडायरेक्ट तरीके में किसी पर्सन में डिजीज ट्रांसफर की जाती है, इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन किसके थ्रू? किसी भी फॉर्माइट्स के थ्रू, है ना, इनडायरेक्ट तरीके से। तो अगर किसी पर्सन से एनिमल में, किसी ऑब्जेक्ट से पर्सन में, या किसी ऑब्जेक्ट से एनिमल में डिजीज ट्रांसमिट होती है, तब तो ये इनडायरेक्ट तरीका कहलाता है। लेकिन अगर बीमारी पर्सन से पर्सन को हो जाती है तो ये डायरेक्ट तरीका है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो ये जो बी ऑप्शन है, बिल्कुल कई लोगों ने ठीक से पहचाना इसको, लेकिन कई लोगों ने खोटे जवाब भी दिए हैं यहाँ पे कि पर्सन टू एनिमल इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, तो ये गलत है, वो इनडायरेक्ट ही है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल से पर्सन में बीमारी जाती है तो डायरेक्ट है ना, किसी भी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से डिजीज होती है तो ये तरीका डायरेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट नहीं कहलाता है। तो ए, सी और डी जो है वो इनडायरेक्ट तरीके हैं, बी ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट तरीका है, इसलिए यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। सवाल एक्सेप्ट का था, याद रखिएगा, सवाल को समझना जरूरी है। इनडायरेक्ट मीन ऑफ ट्रांसमिशन मे बी एनीथिंग अदर देन, एनीथिंग अदर देन का मतलब एक्सेप्ट, तो 3 है, 1 नहीं है, ये इसका मीन निकलता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। क्वेश्चन है, रीजन जो हॉस्पिटल होता है इज क्लासिफाइड एज व्हाट लेवल ऑफ फैसिलिटी, हॉस्पिटल जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है किस लेवल की फैसिलिटी, कौन से लेवल की फैसिलिटी होती है हॉस्पिटल? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और टर्सरी। हॉस्पिटल जो है वो किस तरह की फैसिलिटी है? एनी आइडिया? ये प्राइमरी फैसिलिटी है, सेकेंडरी है, इंटरमीडिएट है, या टर्सरी फैसिलिटी है? किस तरह की फैसिलिटी है हॉस्पिटल? हैव यू हैड एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन? हॉस्पिटल को किस लेवल की फैसिलिटी के अंदर हम काउंट करेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कई लोगों ने बिल्कुल जवाब दिया है। और द करेक्ट आंसर इज रीजनल हॉस्पिटल जितने भी होते हैं, रीजनल हॉस्पिटल जितने भी होते हैं वो टर्सरी लेवल ऑफ फैसिलिटी के अंदर आते हैं। किस में आएंगे? टर्सरी। क्यों? क्योंकि वे सर्व करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं रीजन को, एक रीजन के लिए सर्व और ट्रेनिंग होती है। सर एज ट्रेनिंग हॉस्पिटल जो होते हैं वो किसी रीजन के लिए वहां पे होते हैं, और ये लेवल ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो, ये फैसिलिटी जो होती है वो टर्सरी फैसिलिटी कहलाती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ना। कई लोगों ने बी जवाब दिया जो कि खोटा जवाब है, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को मान के सेकेंडरी बोला, ये प्रिवेंशन नहीं है, लेवल ऑफ फैसिलिटी पूछा है। तो रीजनल हॉस्पिटल जो है लेवल ऑफ फैसिलिटी जो है वो टर्सरी के अंदर आता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो होता है वो भी टर्सरी फैसिलिटी के अंदर आते हैं, है ना। ये बड़े लेवल के हॉस्पिटल हमेशा टर्सरी फैसिलिटी के अंदर काउंट होता है, टर्सरी लेवल ऑफ फैसिलिटी है इनकी। Which level of health facility is the usual point of entry of a client into the healthcare delivery system? कौन सा लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी होती है जहां पे यूजुअली पॉइंट ऑफ एंट्री होती है? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री, किसी भी क्लाइंट का पॉइंट ऑफ एंट्री जो कि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एंटर होता है। तो कौन से लेवल की हेल्थ फैसिलिटी है जहां से किसी भी इंडिविजुअल की पॉइंट ऑफ एंट्री है किसी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर? तो वो जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वो कौन से लेवल के ऊपर होती है, कौन सी हेल्थ फैसिलिटी है? प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी है, इंटरमीडिएट है, या टर्सरी है? पॉइंट ऑफ एंट्री मतलब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, किसी भी इंडिविजुअल की पॉइंट ऑफ एंट्री कौन से लेवल का जो है केयर सिस्टम के अंदर काउंट होएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और टर्सरी। सो द करेक्ट आंसर इज, बहुत अच्छे, कई लोगों ने ठीक से जवाब दिया है लेकिन कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिया है। लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एंट्री होने का लेवल हमेशा प्राइमरी होता है, एंट्री होने का लेवल हमेशा क्या होता है? प्राइमरी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। जो एंट्री लेवल है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, जो एंट्री लेवल है वो हमेशा प्राइमरी होता है। सो द एंट्री ऑफ ए पर्सन इनटू द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज यूजुअली थ्रू ए कंसल्टेशन इन आउट पेशेंट सर्विसेज। और ओपीडी जो सर्विस होती है, आउट पेशेंट सर्विसेज से मरीज की एंट्री होती है हॉस्पिटल में, तो वो प्राइमरी लेवल का कहलाता है, और उसके बाद में आगे का मैनेजमेंट अलग अलग लेवल पे होता है। तो ये कहलाएगा प्राइमरी लेवल, और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एंट्री जो का सिस्टम होता है वो प्राइमरी लेवल के अंदर काउंट होगा। ओपीडी सर्विसेज हमेशा प्राइमरी लेवल के अंदर काउंट होती है। अब अगला क्वेश्चन है प्रिवेंशन से, वो लेवल थे, प्रिवेंशन नहीं था, अब प्रिवेंशन से क्वेश्चन है। जो टर्सरी प्रिवेंशन है इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ए डिजीज? किसी भी बीमारी की नेचुरल हिस्ट्री के कौन से स्टेज के अंदर टर्सरी प्रिवेंशन की जरूरत होती है? टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ए डिजीज? टर्सरी प्रिवेंशन कौन से
लेवल के लिए नीड होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के अंदर। प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, प्रोड्रोमल, टर्मिनल, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सवाल ने पूछा है कि जो टर्सरी प्रिवेंशन होता है जिसमें नीड होती है कौन से स्टेज की नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के कौन से स्टेज में टर्सरी प्रिवेंशन चाहिए, प्री पैथोजेनेसिस में, पैथोजेनेसिस में, प्रोड्रोमल में या टर्मिनल में। बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट दिया है, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज टर्मिनल। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज टर्मिनल। क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो टर्सरी प्रिवेंशन है उसमें हमेशा रिहेबिलिटेशन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? रिहेबिलिटेशन। इसके अलावा प्रिवेंट करना होता है परमानेंट डिसेबिलिटी को। इसके अलावा डिसेबिलिटी को लिमिट करना होता है बाय एप्रोप्रिएट कन्वल्सेंट, बढ़िया तरीके से मैनेज करके डिसेबिलिटी को लिमिट करना होता है, या डिसेबिलिटी को होने से बचाना होता है, या रिहेबिलिटेट करना होता है किसी इंडिविजुअल को। द डिसेबल, कॉम्प्लिकेटेड केसेज एंड द टर्मिनल इल, कोई भी डिसेबल, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केसेज, कोई भी टर्मिनल इल मरीज में डिसेबिलिटी को लिमिट करना, डिसेबिलिटी को परमानेंट होने से बचाना और मरीज को वापस रिहेबिलिटेट करना, ये सारा का सारा टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। और जो टर्मिनल इलनेस वाले मरीज होते हैं वो हमेशा टर्सरी प्रिवेंशन की जरूरत उनको रहती है, उनमें रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है, उनमें परमानेंट डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने की जरूरत होती है, डिसेबिलिटी को लिमिट करने की जरूरत होती है, उनको मदद की जरूरत होती है। तो इस तरीके का प्रोसेस सारा का सारा टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा जो भी मरीज टर्मिनल इलनेस के मरीज होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा दी, दैट इज टर्मिनल इलनेस। प्रीपैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस और प्रोड्रोमल जो होते हैं ये सारे के सारे किसी भी इलनेस की ड्यूरिंग ऑफ कोर्स प्रॉब्लम रहती है। और टर्सरी प्रिवेंशन जो है वो डिजीज के ठीक होने के बाद में डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने का इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज टर्मिनल इलनेस। क्वेश्चन है आइसोलेशन ऑफ ए चाइल्ड विद मीजल्स, एक मीजल्स का बच्चा है उसको हमें क्या करना है? आइसोलेट करना है। बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एक बच्चा है जिसको मीजल्स हो रखा है, उस मीजल्स वाले बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? आइसोलेट कर रहे हैं। तो उस बच्चे को आइसोलेट करना कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंडर में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और टर्सरी, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का वीडियो लेक्चर जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट पूरा पढ़ा है। उसको मैं जो है इस वीडियो के अंत के अंदर जो प्लेलिस्ट रहेगी उसके साथ में जो वीडियो रहेगा वहां पे मैं मेंशन करूंगा, तो आप उस वीडियो को क्लास खत्म होने के बाद में जरूर देखें। लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको समझने जरूरी है, प्राइमोडियल क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। यहाँ पे एक मीजल्स का बच्चा है और उस मीजल्स के बच्चे को हम आइसोलेट कर रहे हैं, तो सवाल ने ये पूछा कि जो आइसोलेशन कर रहे हो आप मीजल्स के बच्चे का वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन से बिलोंग करता है, उसको आइसोलेट करके कौन से लेवल का प्रिवेंशन आप वहां पे कर रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और टर्सरी। एंड द करेक्ट आंसर इज, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया, कुछ का खोटा जवाब है। सेकेंडरी प्रिवेंशन बिल्कुल गलत जवाब है, बी बिल्कुल खोटा जवाब है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, और ए में क्या आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन। बच्चे को मीजल्स हो चुका है, अब दूसरे लोगों को उससे बचाना है ना। तो जो पर्पज है हमारा आइसोलेशन का वो ये है कि क्लाइंट जो कम्युनिकेबल डिजीज का है उसको प्रोटेक्ट दोज हु आर नॉट सिक, जो अभी सिक नहीं हुए उनको प्रोटेक्ट करना उस बच्चे से। तो यहाँ पे जब बच्चे को आइसोलेट कर रहे हैं तो हम दूसरे लोगों को उससे बचाना चाहते हैं, और दूसरे लोगों के लिए कौन सा प्रिवेंशन है? प्राइमरी प्रिवेंशन है ना। स्पेसिफिक डिजीज प्रोटेक्शन हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, और ये भी एक तरह का स्पेसिफिक डिजीज प्रोटेक्शन है। सो हमारा पर्पज है आइसोलेशन का कि हम कम्युनिकेबल डिजीज को प्रोटेक्ट, कम्युनिकेबल डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों को जो अभी तक मीजल्स से सफर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का प्रोटेक्शन जो बीमारी होने से पहले काम में लिया जाता है किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर काउंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। इट्स नॉट सेकेंडरी, नॉट इंटरमीडिएट, नॉट टर्सरी। दिमाग में जो है किसी भी तरीके का डाउट मत लाइएगा, सवाल पूछा जाएगा गलत मत करके आइएगा, सेकेंडरी जवाब नहीं बनेगा यहाँ पे, प्राइमरी इज द करेक्ट वन। तो ए इज द करेक्ट वन, नॉट बी। Next, a woman 6 months pregnant came to the center for consultation. Which of the following substance is contraindicated? 6 महीने की प्रेगनेंसी के साथ में कंसल्टेशन के लिए जब वुमेन की एंट्री होती है तो कौन सा सब्सटेंस उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा? अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सब्सटेंस वो वुमेन अगर ले रही है तो वो उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? पहला है उसमें टिटनस टॉक्साइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, दूसरा रेटिनॉल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तीसरा फेरस सल्फेट 200 मिलीग्राम,
और पोटेशियम आयोडेट 200 मिलीग्राम कैप्सूल, एनी आइडिया कौन से लेवल का, सॉरी कौन सा चीज जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा 6 मंथ की प्रेगनेंसी में? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही कंसेप्ट लगाया, कुछ लोगों ने खोटा जवाब दिया है। डी बिल्कुल खोटा जवाब है, डी जवाब नहीं बन सकता, डी जवाब नहीं बन सकता। पोटेशियम आयोडेट दे सकते हैं, फेरस सल्फेट भी देते हैं, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। और टिटनस का वैक्सीनेशन भी करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। क्या नहीं देते हैं? विटामिन ए नहीं देना होता, रेटिनॉल जो होता है वो क्या होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं, क्योंकि विटामिन ए का फीटस के ऊपर, न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर टेट्रोजेनिक इफेक्ट होता है जब वो मदर के वूम में होता है। तो फीटल लाइफ के अंदर टेट्रोजेनिक इफेक्ट करते हैं विटामिन ए, इसलिए विटामिन ए जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को। रेटिनॉल जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आप दे रहे हैं, ये एक तरह का मेगा डोज है विटामिन ए का, और ये हमेशा कैसा इफेक्ट देता है? टेरोटोजेनिक इफेक्ट देता है। तो हम किसी भी तरीके का टेरोटोजेनिक इफेक्ट नहीं चाहते हैं। टेरोटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है? कोई भी दवाई जो मदर लेती है और उसकी वजह से बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की कंजेनाइटल प्रॉब्लम जन्म से होती है ना, बच्चा मदर के वूम में होता है, मदर ने दवाई ले ली, दवाई ने प्लासेंटा को क्रॉस किया, बच्चे में चली गई, और बच्चे के ऊपर जन्म से ही कुछ टेरोजेनिक इफेक्ट उसने किए, क्लैप लिप, क्लैप पैलेट और कंजेनिटल हार्ट डिजीज और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके का इफेक्ट टेरोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। इसलिए विटामिन ए जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रेटिनॉल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। Inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin may cause neural tube defect? प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रेग्नेंट वुमन का कौन से विटामिन के इनएडिक्वेट इंटेक की वजह से बच्चे के अंदर न्यूबॉर्न बेबी में बाय बर्थ एक डिफेक्ट होता है, और इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, एनटीडीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रेग्नेंट वुमन कौन सा विटामिन के इनएडिक्वेट इंटेक की वजह से ऐसा होता है? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, और इस तरीके का आपका कॉन्फिडेंस जो है हम सबको एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जा रहा है। बहुत ही एक्सीलेंट वर्क आप लोगों का, बहुत ही डेडिकेशन की जो स्टडी है वो आपको डेफिनेटली एक अच्छे मार्क की तरफ लेके जा रही है। बस इसी तरीके से डेडिकेशन को बनाए रखिएगा और अपने आप को एक बेस्ट एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपको वास्तव में ये चीजें समझ आ रही है, पढ़ने में आपको आसान हो रही है, तो किसी और बंदा जिसको आप ये इंपॉर्टेंट चीजें देना चाहते हैं और देने की कोशिश करना चाहिए अपन सबको, कहने का मतलब है आप मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो और चैनल को पहुंचाएं, अपनी ईमानदारी अपने पास में पहुंचाने की कोशिश करें, करके देखिएगा, अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कई सारे लोग जो है वो कॉन्फिडेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और हमारा पर्पज जो कि मैक्सिमम नर्सिंग ऑफिसर जो है उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ, अच्छी अच्छी राह की तरफ ले जाना, वो हमारा जो टारगेट है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप लोग हेल्पिंग हैंड का काम करेंगे। तो यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के विटामिन का नाम पूछा है, नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और थायामिन, और सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया कि सर ये तो फोलिक एसिड है। और फोलिक एसिड का इंटेक, जिसको हम विटामिन, कौन से नंबर का विटामिन कहते हैं? विटामिन B9 के नाम से जानते हैं फोलिक एसिड को। और फोलिक एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है, और उसको फुलफिलमेंट करके हम कुछ हद तक इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक एस्टिमेटेड है कि इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है ड्रास्टिकली इफ प्रेग्नेंट वुमन हैव एन एडिक्वेट इंटेक ऑफ फोलिक एसिड। अगर प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन कंसीव करने से पहले 1 महीना पहले फोलिक एसिड स्टार्ट कर दे, और होल प्रेगनेंसी अगर वो फोलिक एसिड का इंटेक करे, तो जो उस लेडी के अंदर जो है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विटामिन जो कि जिम्मेदार है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए। नियासिन जो होता है इसको विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B3। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा होता है, नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है, जिसमें 4D साइन होता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। 4D साइन पेलेग्रा, विटामिन B3 नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। 4D साइन याद रखने हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 होता है, विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से ओरल एप्टस या ओरल जो है म्यूकोसा का जो है उनका इन्फ्लामेशन रहता है, लिप्स का इन्फ्लामेशन रहता है, जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस, चिल्लाइटिस, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस और चिल्लाइटिस, और इसके जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन, स्टोमेटाइटिस और चिल्लाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है।
थायामीन जो होता है वो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 थायामीन, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी। ड्राई और वेट बेरी बेरी, दो तरह की बेरी बेरी होती है। ड्राई बेरी बेरी जो होती है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, और वेट बेरी बेरी जो होती है वो कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करती है। और बेरी बेरी के अलावा थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से ज्यादातर अल्कोहल वाले मरीजों में थायामीन की डेफिशिएंसी होती है, और उनमें थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से अल्कोहल मरीजों के अंदर कोरकॉप जो है एनकेफेलोपैथी और वर्निकेज एनकेफेलोपैथी है ना, कोरकॉप साइकोसिस भी कहते हैं उसको, और कोरकॉप एनकेफेलोपैथी और वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, ये दोनों बीमारी हैं थायामीन की डेफिशिएंसी से होता है। ज्यादातर एल्कोहलिक क्रोनिक एल्कोहलिक एडिक्ट वाले मरीजों के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये विटामिन है जिनकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ डिजीज वहां पे देखने को मिलती है। फॉलिक एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी से प्रेग्नेंट लेडी अगर में डेफिशिएंसी हो तो उसके न्यूबॉर्न बेबी में न्यूरल ट्यूब या वर्टिबल कॉलम जो है उसका क्लोजिंग नहीं हो पाता है, और वहां से स्पाइनल कोड बाहर की तरफ प्रोट्रूज होते हैं, मेनिंजोसील माइलो मेनिंजोसील उसको नाम देते हैं, और टप ऑफ हेयर या बन जाता है, उसको ओकल्टा टाइप का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काउंट करते हैं। तो ये सारी कहानी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फॉलिक एसिड का। अमंग द फॉलोइंग डिजीज विच इज एयरबोर्न, निम्न में से कौन सी बीमारी एयरबोर्न है? एयरबोर्न कौन सी है? वायरल कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया और मीजल्स। आई थिंक ये जवाब देना आपके लिए बहुत आसान है कि एयरबोर्न बीमारी कौन सी है, हवा में बीमारी कौन सी होती है ना, एयरबोर्न बीमारी कौन सी है? वायरल कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया और मीजल्स। कई लोगों ने खोटे जवाब भी दिए, आई डोंट नो क्यों आप इतना सा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। एयरबोर्न डिजीज कौन सा है? बहुत अच्छे, लेकिन कुछ लोगों का जवाब सही है कि बोले साहब मीजल्स इज एन एयरबोर्न डिजीज। कौन सी बीमारी है? मीजल्स कैसी बीमारी है? एयरबोर्न डिजीज। अगर हम रैशनल के बात करें, वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही होता है ना, किसी की आई में डिस्चार्जेज है और उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से अपने को वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस भी ओरोफिकल रूट से होता है, फिकल ओरल रूट के थ्रू ये फैलता है ना। ये भी स्प्रेड आउट कैसे होता है? फिकल ओरल रूट से। जो थ्रोट के सिक्रेशन रहते हैं उनके कांटेक्ट की वजह से एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस होता है। और तीसरा डिप्थीरिया जो होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से ही होता है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिक्रेशन से एक्सपोजर होने पे ही डिप्थीरिया होता है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस और डिप्थीरिया जो होते हैं ये तीनों के तीनों एयरबोर्न से नहीं होते हैं, जबकि मीजल्स जो होता है इसका अक्रेंस जो होता है, इस बीमारी के होने का तरीका जो होता है वो एयरबोर्न होता है। और सवाल ने हमें एयरबोर्न के बारे में ही पूछा है, इसलिए करेक्ट जवाब रहेगा मीजल्स। नेक्स्ट है स्पुटम एग्जामिनेशन इज द मेजर स्क्रीनिंग टूल फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक मेजर स्क्रीनिंग टूल उभर के सामने आया है। क्लाइंट वुड समटाइम गेट फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, कई बार मरीज जो है उसको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलता है इससे। दिस मीन्स दैट द टेस्ट इज नॉट परफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट परफेक्ट नहीं है। इन टर्म ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, इसको कौन सा डायग्नोस्टिक का तरीका कहते हैं? सवाल समझ गए? स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं हम मेजर स्क्रीनिंग टूल के रूप में पल्मोनरी टीबी में, और क्लाइंट वुड समटाइम गेट फॉल्स नेगेटिव, और कई बार मरीजों का रिजल्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव आता है, मतलब उसको टीबी होती है तो भी पॉजिटिव नहीं आता, या पॉजिटिव आता है पर टीबी नहीं होती है, तो फॉल्स नेगेटिव है ना, कई बार रिजल्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव आता है। तो सवाल ने ये पूछा है कि ये तरीका टेस्ट करने का परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है टेस्ट का कि आपने टेस्ट किया और कई बार किया तो उसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने की संभावना है, तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। एनी आइडिया? फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, क्या दिया है? फॉल्स नेगेटिव। बहुत अच्छे, द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट वन। इट्स नोन एज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी एक कैपेसिटी है किसी भी डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन की, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन की, ये डिटेक्ट करने के लिए कि बीमारी का कोज क्या था, कोज ऑफ द डिजीज है ना, ये एक कैपेसिटी है किसी डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन की जो डिटेक्ट करता है केसेज ऑफ द डिजीज, बीमारी के कितने केसेज है। इफ ए टेस्ट इज 100% सेंसिटिव, अगर टेस्ट 100% सेंसिटिव है, ऑल द केसेस टेस्टेड विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट। अगर टेस्ट जो है वो 100% सेंसिटिव है
तो जितने भी कैसेज हम डिटेक्ट करेंगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और देयर विल बी नो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, और वहां पे कोई फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। तो सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है ना। तो ये टेस्ट हम कैरिड आउट कराते हैं, तो इस टेस्ट को सेंसिटिव टेस्ट कहते हैं। एक कैपेसिटी है डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन करने का, तो पहले डायग्नोसिस करते हैं तो ट्रीटमेंट फिर अच्छे से होता है। तो डायग्नोस्टिक पर्पज से यूज किए जाते हैं सारे सेंसिटिव टेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी। स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं, सेंसिटिविटी और दूसरी होती है स्पेसिफिसिटी। तो सेंसिटिविटी तो हमने कहा कि फॉल्स नेगेटिव है, लेकिन स्पेसिफिसिटी जो होती है वो ट्रू जो है पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो ये 100% सत्य है कि वो बीमारी है, अगर नेगेटिव आया तो ये इस बात को प्रमाणित नहीं करता है। तो जो भी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो ट्रू पॉजिटिव होते हैं, और जो सेंसिटिव टेस्ट होते हैं वो फॉल्स नेगेटिव वाले रिजल्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रीनेटल कंसल्टेशन ए क्लाइंट आस्क यू इफ सी है कैन हैव हर डिलीवरी एट होम, वो अपनी डिलीवरी होम पे कर सकती है क्या। आफ्टर हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन यू एडवाइज हर अगेंस्ट ए होम डिलीवरी, आपने होम डिलीवरी को अगेंस्ट एडवाइज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग डिस्क्वालीफाई हर फॉर ए होम डिलीवरी, कौन सी फाइंडिंग उसको होम डिलीवरी के लिए डिस्क्वालीफाई कर रही है, मतलब ऐसी क्या उसके अंदर चीज आपको मिली तो आपने उसको होम डिलीवरी सजेस्ट नहीं किया। होम डिलीवरी के लिए कौन सी चीज उसको डिस्क्वालीफाई कर रही है। हर ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर जो है वो G5P3 है, ग्रेविडा 5वां है, पैरा 3rd है। सी एज ए सम पामर पेलर, उसके पाम के अंदर कुछ पेलरनेस है, हमें लग रहा है कि एनीमिक है। हर ब्लड प्रेशर इज 130 to 80, 130-80 उसका बीपी है। और हर बेबी इज ए सिपेलिक प्रेजेंटेशन, बच्चे का प्रेजेंटेशन सिपेलिक है। 4 कंडीशन दी हुई है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप एडवाइस करोगे कि होम डिलीवरी नहीं कराना है, तुम्हें इंस्टीट्यूट डिलीवरी कराना है, ऐसा क्या इंडिकेशन है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत अच्छे, कई लोगों ने ठीक से पहचाना है, कई लोग अभी भी पहचान नहीं पाए। देखिएगा, पामर पेलर, ब्लड प्रेशर 130-80 और सिपेलिक प्रेजेंटेशन कभी भी ये इंडिकेशन नहीं करते हैं कि आप होम डिलीवरी नहीं करा के इंस्टीट्यूट डिलीवरी कराओ, हॉस्पिटल डिलीवरी को प्रीफर करो। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्स्टेट्रिक स्कोर G5P3, एक तो प्राइमरी लेडी जिसका G1 होता है और एक ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जिसका 5 और 5 से ज्यादा होता है, उनको लिए होम डिलीवरी जो है वो थोड़ी खतरनाक रहती है, तो हमें उसको हॉस्पिटल डिलीवरी कराना होता है। ओनली वुमन विद लेस देन 5 से कम प्रेगनेंसी आर क्वालिफाइड फॉर होम डिलीवरी। इट इज आल्सो ए डिसेबल फॉर ए प्राइमरी ग्रेविडा टू हैव डिलीवरी एट ए चाइल्ड बर्थ फैसिलिटी। तो हमने दो ही कैटेगरी की बात की, एक तो जो है प्राइमरी ग्रेविडा और इसके अलावा जिसकी लेबर 5 प्रेगनेंसी और उससे ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको जो है हॉस्पिटल डिलीवरी प्रीफर करना चाहिए होम डिलीवरी की जगह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर कितना है, ग्रेविडा 5 है और पैरा क्या है, 3rd है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, G5P3। यू आर इन ए क्लाइंट्स होम टू अटेंड टू ए डिलीवरी, डिलीवरी अटेंड करने के लिए क्लाइंट के होम पे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू डू फर्स्ट, कौन सी चीज सबसे पहले करेंगे। सेटअप ए स्टेराइल एरिया, पुट ऑन ए क्लीन गाउन एंड एप्रन, क्लीन द client's uvula with soap and water, note the interval, duration and intensity of the labor and contraction। डिलीवरी के लिए क्लाइंट के होम पे हो, कौन सी चीज जो है वो आप सबसे पहले करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हमेशा असेसमेंट ही होता है, इस 4 ऑप्शन में एकमात्र असेसमेंट कि हम असेस करेंगे, नोट करेंगे इंटरवल, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, लेबर एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज डी, assessment of the woman should be done first to determine whether she is having true labor or if so what stage of labor she is in। तो हमें हर मरीज का जो लेबर पेन के दौरान है उस मरीज के जो है नोट करना, हमें इंटरवल, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी जो भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे यही सवाल ने पूछा था, आप डिलीवरी अटेंड कर रहे हैं तो कौन सी चीज सबसे पहले करेंगे, तो सबसे पहले हम असेसमेंट ही करेंगे, इंटरवल, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, लेबर एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इंस्ट्रक्शन पसंद आया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव तरीके से इस वीडियो लेक्चर को सुना और अपना पूरा रोल प्ले किया, इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने बोला है कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो सारथी बन जाइए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए ये सब, ताकि जो है आप ही की तरह उन लोगों के चेहरे पे भी एक कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान आए और वो इस एग्जाम को बहुत अच्छे से फाइट कर पाए और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण के अंदर हम सब का एक इंपॉर्टेंट जो रोल चल रहा है वो रोल जो है वो सक्सेस हो पाए। तो इसी दुआ के साथ में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।